बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 30 और इससे आगे चंद आयात जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के किस्से के वाक़े पर मबनी है। आयत नंबर 30। और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हाम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों का ये कहना हसद या एतराज़ के तौर पर नहीं था, बल्कि इसकी हकीकत और हिकमत मालूम करने की गर्ज से था कि ए रब, इस मखलूक के पैदा करने में क्या हिकमत है, जबकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फसाद फैलाएंगे और खून रेजी करेंगे। अगर मकसूद ये है कि तेरी इबादत हो तो इस काम के लिए हम तो मौजूद हैं। हमसे वो ख़तरात भी नहीं जो नई मखलूक से मुतवक्के है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो मसलहत रौजहा जानता हूँ जिसकी बिना पर इन जिक्र करदा मफासिद के बावजूद मैं इसे पैदा कर रहा हूँ, जो तुम नहीं जानते, क्योंकि इनमें अनबिया, शुहदा, सॉलिहीन, ज़ुहाद भी होंगे। आज का लेसन जो हमारा है वो हरकत और एराब पर मबनी होंगे, क्योंकि सुलस का जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग देखेंगे एराब और हरकत कैसे लगाने हैं, उनके क्या रूल्स हैं। अच्छा, जो फर्स्ट रूल है आपको मैं बताने लगी हूँ एराब और हरकत के लिहाज से, वो ये है कि जब भी आपने ज़ेर ज़बर पेश लगाने होंगे किसी भी वर्ड पे, तो आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आपने ज़बर को यूँ स्ट्रेट लिखे गए हैं तो नीचे ज़ेर भी आपका इसी सीध में होना चाहिए, और जो आप नेक्स्ट जितने भी ज़बर लिखेंगे तो वो सारे इसी की तरह हो और इसी एंगल में हो। फ़र्ज़ करें ये जो फर्स्ट वाला है, अगर मैं अर्रकीब वैसे लफ्ज़ है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ज़ेर जो है वो नीचे लगा रही हूँ, ठीक है। अब ज़ेर को मैं लगाती हूँ यूँ। जो कॉमन मिस्टेक जो मैंने ख़ुद की है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप उससे बचे रहे, वो ये है कि जब भी लफ्ज़ आपने कोई भी लिखना है, नाम लिखना है, आपने आयत लिखनी है, तो उसमें जो एंगल है सारे ज़बर का, जितने भी आपके पास हरकत हैं उनका ज़ेर ज़बर का स्पेशली वो सेम होना चाहिए। अब वो ऊपर देखिए, मैंने जो ज़बर लगाया हुआ है वो जिस एंगल में है उसी एंगल में नीचे ज़ेर नहीं है, तो आपको जो है ये ज़ेर इन सब से जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा, और आपका जो लफ्ज़ होगा जो आप आयत लिखेंगे उसमें इसके एंगल का डिफरेंट जो हो गई है, उसकी वजह से आपकी सारी खूबसूरती आयत की वो ख़राब हो जाएगी। तो पहला काम आपने ये करना है कि जो ज़ेर ज़बर है और दो पेश होंगे, तनवीन जो होंगी, ठीक है, उनके एंगल्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये कि इनका जो एंगल है वो बताया हुआ नहीं है वो किस एंगल पे होने चाहिए, ठीक है। तो ना यूट्यूब पे मैं बहुत सर्च किया, मुझे भी कोई मतलब मालूम नहीं पड़ा, ना मुझे कोई ऐसी वीडियोज़ रहे जिसमें मैं देख सकूं, ठीक है। तो मैंने ख़ुद से, मेरे पास एक नोट्स पड़े हुए थे, तो एक मैं आपको दिखाती हूँ। इन सब में आप देख लें कि जितने भी आपके पास ज़बर हैं तो वो सारे एक ही सीध में हैं। अब जो ये ज़बर है तो इसको मैंने 90 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा किया, ताकि मुझे ये ज़बर का जो है एंगल मालूम हो कि किस एंगल पे लिख के खूबसूरती से आएंगे। तो मैंने जब 90 डिग्री एंगल पे यूँ किया तो मुझे पता लगा कि ये आपके पास जो है 20 डिग्री एंगल है। 20 डिग्री एंगल पे आपने जो है ज़बर ज़ेर को लिखना है। नेक्स्ट, जो आपके पास पेश है उसको भी मैंने 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे और यहाँ पे इसकी एंडिंग की, तो पता चला कि जो नीचे वाला एरिया है ये इसका 40 डिग्री एंगल पे आ रहा है। ये डेविएट भी कर सकता है, ठीक है, ये 20 डिग्री एंगल पे भी यूँ आ सकता है, बट इसके लिहाज से, ठीक है, क्योंकि उस्ताद का कुरासा है तो देखना लाजमी था और आपको बताना भी लाजमी था कि आप ये मिस्टेक्स फिर आगे जाके ना करें जैसे मैंने किए थे। तो ज़ेर ज़बर का जो एंगल है वो हमारे पास 20 डिग्री एंगल तक है, और पेश का जो है वो 40 डिग्री एंगल भी और 20 डिग्री एंगल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन।
ये कुछ चंद इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि बताना आपको लाजमी थी। एराब या हरकत, जो हमारे पास फर्स्ट यूज़ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं फ़तह। थोड़ा मैं नज़दीक करके आपको समझा देती हूँ। अब फ़तह के लिए आपने करना क्या है कि 90 डिग्री एंगल बना लेना है। यूँ और ऐसे करके, और आपने देखना है कि 90 डिग्री एंगल आपका कहाँ पे बन रहा है। ये 90 डिग्री एंगल आपका बन के सही। अब आपने 90 डिग्री एंगल पे जब रखा अपना जो प्रोटेक्टर है, जो डी है, उसके बाद आपने जो 20 डिग्री एंगल है वहाँ पे एक यू डॉट लगा ले और इसको ज्वाइन कर ले। और आखिर तक जो है ना आपने इस लाइन को लेके जाना है, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो आसान हो सके। अब जो आपके पास फ़तह है वो 3 तरह के होते हैं, और फ़तह लिखने के लिए फ़र्स्ट जो है मैं आपको जो बड़ा वाला हम लोग लिखते हैं फ़तह ज़बर, फ़तह को ज़बर कहते हैं। ये लिखने के लिए आपने एंगल को 70 डिग्री एंगल पे नहीं रखना। यूँ, ये आपके पास 70 डिग्री एंगल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ यूँ। ऐसे आपने बिल्कुल भी जो है अपने कलम को नहीं रखना। अब कलम जो है कैसे रखा जाए, आपने कलम को बिल्कुल यूँ टेढ़ा करके रखना है ऐसे। तो ये आपके पास 40 डिग्री एंगल तकरीबन बन रहा है, या 45 डिग्री एंगल आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पे आपने जब कलम को रखा तो अब जो बड़ा वाला आपके पास ज़बर होता है वो आप जो है उसी कलम से लिख सकते हैं जिससे आपने आयत लिखी होती है। आपने अक्सर नोट की होगी कि जब हम लोग लफ्ज़ अल्लाह लिखते हैं तो अल्लाह के ऊपर आपने एक बड़ा सा यूं ज़बर देखा होगा, तो वो उसी कलम से लिखा होता है जिससे हम लोगों ने अल्लाह लिखा होता है। अब ये भी फ़र्ज़ करें मैंने इससे आयात को लिखी हुई है, मैंने इसी से ज़बर को ऊपर ये ज़बर को बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगी कि यहाँ पे मैंने रखना है ये ज़बर के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा और इसको फिर आपने यूँ आगे की तरफ ऊपर ड्रैग करना है। अब मिड है जो मैंने यहाँ पे लगाया कलम का स्ट्रोक पहला, ये आपके पास जो है इसका मिड यूँ इसके मिड में देखें आ रहा है। अब आपने इसके साथ होते हुए ऊपर की तरफ आना है। कलम को उसी एंगल पे रखना है, कुछ आपने उसका एंगल चेंज नहीं करना। यूं तो ये आपके पास जो है फ़तह बन गई है बड़े साइज़ में, जो हम लिखते हैं जिस कलम से हम लोगों ने आयत लिखी होती है। अब इसी फ़तह में जो है क्या होता है कि आप इस तरह लिख सकते हैं और एंड में जो है इसको थोड़ा सा यूं नीचे कर्व करके ले आते हैं यूं। ये सेकंड इसकी टाइप होगी। अब थर्ड क्या है कि कुछ जो है इसको थोड़ा मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं और यूं नीचे लाके ऐसे लिखते हैं। अच्छा, एंडिंग आपने वैसे ही करनी है जैसे आपने स्टार्टिंग दी है, तो खूबसूरती फिर आपके जो फ़तह की होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अब ये चीज़ नोट कर ले कि यहाँ पे जो मैंने एंगल बनाया था स्टार्टिंग और यहाँ पे जो मैंने एंगल बनाया है ये एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे भी आप चेक कर ले, ये भी पैरेलल है। तो इसकी ये चंद बातें आपने लाजमी याद रखनी है। अगर आप जो है उसी कलम से नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसे करें कि इस जितना आपके पास जो कलम है वो यूज़ कर लें और उससे आप जो है फ़तह लिख लें, अगर आपसे ये बनाना मुश्किल हो रहा है।
अच्छा, इसी लाइन पे जो है अब फतह की दूसरी टाइप देख लीजिए। आप एक छोटा सा कलम लीजिए, छोटा सा आप लीजिए, या आप जो है, मैं ये ले लेती हूँ जो मैंने पहले वीडियोस में बनाई हुई थी। अब इससे जो है फतह बनाते हैं। जस्ट साइज़ की वजह से जो है फतह की टाइप्स अलग अलग हैं। यहाँ से आपने कलम को रखा और आपने तकरीबन 40 डिग्री एंगल पे जो है अपना एंगल रखना है, ठीक है। कलम जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाए आगे की तरफ। यो, तो ये आपके पास जो है सेकंड टाइप है। अब इसको मज़ीद छोटा कर देते हैं। वो उसी कलम से था जिससे आयत लिखी थी, ये दूसरे कलम से है, उससे छोटा कलम होना चाहिए। और ज़्यादातर जो है 2 mm जो है कलम का, जो 2 mm होता है ये आगे वाला हिस्सा, इससे ज़ेर ज़बर जो है लगाते हैं। इससे छोटा जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। 2 mm जो है वो लास्ट वन है ज़ेर ज़बर को लगाने के लिए। अब इसको आप हाफ कर दें, या इसको आप 1/4 इसका हिस्सा हटा दीजिए, तो ये आपके पास जो है फतह की थर्ड टाइप बन जाएगी यूँ। अब सेम जो है, अगर हम लोगों ने फतह को जो है इसकी तनवीन हम लोगों ने देखनी है। फतह की तनवीन, तनवीन में क्या होता है कि डबल हो जाता है। जो आपके पास ज़बर है, एक और ज़बर यहाँ पे लग जाता है, एक और यहाँ पे लग जाता है, तो ये आपके पास 2 ज़बर, जिसे हम कहते हैं 2 ज़बर बन जाते हैं। 2 ज़बर को तनवीन कहा जाता है। अब ये फतह की तनवीन हम लोग लिखेंगे, या इसे फतहीन भी कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये एक ज़बर है, सेकंड ज़बर जो है हम लोगों ने लिखना है। तो सेकंड ज़बर, 2 ज़बर जो होते हैं वो हमेशा छोटे वाले जो कलम से हम लोग बनाते हैं उससे लिखे जाते हैं। बड़े कलम से जो है 2 ज़बर नहीं लिखे जाते। छोटे वाले जो आपके पास कलम होते हैं उनके ही 2 ज़बर बनते हैं, उनसे ही लिखते हैं 2 ज़बर। अब इसके लिए लिखने का तरीका ये है कि जो आपके पास ये लाइन है इसे नीचे की तरफ यूँ एक्सटेंड करें, जिस सीध में ये है उसी तरह, और इसको भी यूँ सेम, इसी को भी आप नीचे करें, इसको भी नीचे करें, और नीचे जो है आप दो ज़बर बना लीजिए दोनों के, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए दोनों के दरमियान में। और एंडिंग भी आपने इसी सीध में ही करना है, तब ही आपके 2 ज़बर की जो है वो खूबसूरती काफ़ी अच्छी आएगी। इसका भी आप चेक कर लें, थोड़ा सा स्पेस आपने देना है, और एंडिंग भी सेम ही होनी चाहिए। तो ये आपके पास जो है फतहीन बन गए हैं, तनवीन और फतह आप कह ले से, ठीक है। तो इनके रूल्स ऐसे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसे कहते हैं कसरा। कसरा ज़ेर को कहते हैं। पहले जो है जो हम लोगों ने ज़बर बनाया था, सेम वैसे ही आपने ज़ेर बनाना है, कसरा, ठीक है। जो हम लोगों ने एक बनाया था सेम वैसे ही आपके पास कसरा होता है, लेकिन वो लफ्ज़ के नीचे लिखा जाता है। सेम ये भी आप जो है कसरा के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल जो आपके पास ज़बर था। अब जब कसरा का हम लोग जो है तनवीन लेते हैं, जैसे हम लोगों ने फ़तह का तनवीन लिखा है, ये फ़तह की तनवीन है। सेम आपके पास फ़र्ज़ करें ये ऊपर कोई लफ्ज़ है, तो उसके नीचे आपने इसी तरह 2 ज़ेर को आपने लिखना है। 2 ज़ेर को कसरा तीन भी कहते हैं और तनवीन ऑफ कसरा भी कहते हैं। तो सेम जैसे आपके पास फतह यीन थे वैसे ही आपके पास कसरा तीन है, ठीक है। तो ज़ेर सेम आपके पास फतह की तरह है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है दमा। दमा कहते हैं पेश को। अब पेश के लिए जो है आपको बताया था कि उसका एंगल जो है वो 20 भी हो सकता है और उसका एंगल 40 भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ से यूँ एक 90 डिग्री एंगल की 2 लाइंस बना लेने हैं।
ठीक नहीं बना, यूँ। यहाँ पे आप रखें अपनी डी को। आपने प्रैक्टिस भी इस तरह करनी है कि आपने 20 डिग्री एंगल पे यूँ रखा और एक 40 डिग्री एंगल पे रखा। लाइंस आप बना लीजिए, बिल्कुल एंड तक आप अपने पेज की लाइन बनाइए ताकि आपके लिए बार बार लाइंस बनाना मुश्किल ना हो और आसानी से आप जो है काफ़ी प्रैक्टिस कर सकें। यूँ 20 डिग्री एंगल पे भी आपका पेज बन सकता है और 40 डिग्री एंगल पे। अब वो कैसे बनेगा, जो थोड़ा सा आपने स्पेस छोड़ना है ताकि जो नोक निकलती है पेज की उसके लिए जगह हो। यहाँ से आपने ऊपर की तरफ लाइन लगाई। अच्छा, जब हम लोग वाव लिखते हैं तो वाव के लिए हम लोग उसका हेड कैसे बनाते हैं, हम लोग उसका हेड बनाते हैं हॉरिजेंटल लाइन लगा के। बट जब पेश करेंगे तो पेश को आपने क्या करना है, एक मैं इसका हेड बना लूँ। ये आपके पास जो है वाव का, काफ का, फा का हेड होता है। अब इसको अगर मैं यूं कर दूं तो ये आपके पास जो है पेश का हेड बन जाएगा। सेम आपने करना ये है कि पेश का हेड जो है हॉरिजेंटल नहीं होता, आपने उसे थोड़ा सा डायगनली वर्टिकली ऊपर करना है और आगे का स्टेप बिल्कुल इसी की तरह है। फिर आपने यूं थोड़ा सा थिक टू थिन, थिन टू थिक स्ट्रोक लगाना है और फिर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे आके आपने अपना स्ट्रोक जो है थिक से थिन करना है यूं, और इसके आगे आप जो है थोड़ा सा लेके आएंगे और एंडिंग नोक से आप यूं करेंगे तो ये आपके पास पेश बन गए। तो ये था 40 डिग्री एंगल पे पेश। 20 डिग्री एंगल पे भी बना लेते हैं। सेम आपने क्या करना है कि ऊपर की तरफ यूं थिन से थिक स्ट्रोक और अगेन थिक से थिन स्ट्रोक लगा के जो नोक है, नोक आपके पास जो वैशी नोक है, यहाँ से फिर आपने आगे से काम करना है। यूँ तो ये आपके पास जो है पेश बन गए हैं। दोनों तरह आप पेश लिख सकते हैं, ठीक है, बट जो आपको मैंने कुरासा दिखाया था उसके मुताबिक पेश इस तरह है 40 डिग्री एंगल वाला। अब दमा का जो है हम लोग तनवीन निकालते हैं, जैसे हम लोगों ने फ़तह का निकाला तनवीन, कसरा का निकाला तनवीन, दमा के तनवीन निकालने हैं। वो कैसे होगा, अब ये पेश है आपके पास, आपने एक पेश लिख लिया। अब दूसरा पेश जो है वो लिखने का तरीका, दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताती हूँ। एक थोड़ा सा इससे आगे दूर जाके हेड बनेगा, एक थोड़ा इसके नज़दीक जाके हेड बनेगा। पहले ये वाला कर लेते हैं। इसका हेड बनाना है, ये हम लोग अब दमा तयीन लिख रहे हैं, तनवीन ऑफ दमा। ये आपने स्टार्ट लेना है थिक से और आहिस्ता आहिस्ता आपने कलम की जो बारीकी है वो लेके आनी है यूँ। अब यहाँ से अगेन जो है आहिस्ता आहिस्ता कलम को थिक करना शुरू करें और जो आपके पास ये स्ट्रोक आपने थिन से थिक तक एंड किया था यहाँ तक, यहाँ इसकी एंडिंग करके लाए, बट जोड़ना नहीं है आपने से। तो इसमें आपने क्या नोट किया कि एक तो हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग को जोड़ा नहीं है और जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट में आप नोट करेंगे कि वो जुड़ जाते हैं बिल्कुल थोड़े से, मतलब बारीकी से, जो नोक है नोक इसकी यूँ जुड़ जाती हैं और थोड़ा सा नज़दीक होता है, स्पेस इतना नहीं होता हेड का। यूँ आपने इसको जोड़ा और स्पेस भी कम, और जहाँ पे आपने थिन से थिक स्ट्रोक को एंड किया था वहाँ पे लाके आपने इसको टच कर लेना है उसकी नोक को।
यूँ। तो ये दो टाइप्स आपके पास बने हैं दमा के तनवीन के, दमा तयीन के। नेक्स्ट पे आप देख लें, एक और तरह का हम लोग लिख सकते हैं थर्ड टाइप दमा तयीन का। वो ऐसे कि आप पेश बनाइए, अगेन पेश बना के सेम आपने वैसे ही स्ट्रोक, और यहाँ पे आपने थिन कर जाना है और इसको यूँ आगे ला के यहाँ से थोड़ा सा थिक और फिर आगे जाके थिन। अब करना क्या है, जो नोक है आपके पास, इसी को आपने यूँ पीछे की तरफ इसी एंगल में जैसे ये था थोड़ा सा पीछे लाके, और कलम को आप चेक करिए कलम जो है आपका वो कैसे मूव करे, थिक या थिन स्ट्रोक है वो चेक करना है आपने। और यहाँ पे आके इससे थोड़ा सा हाइट नीचे होगा इसका, और यूँ। तो ये आपके पास डबल पेश बन गए, जिसे हम लोग दमा तयीन कहते हैं, दो पेश कहते हैं। 3 टाइप्स आपको मैं बता दिए। नेक्स्ट है हमज़ा। हमज़ा कैसे लिखते हैं? हमज़ा के लिए यूँ आपने कलम को पकड़ा और ऐसे आपने कलम पहला स्ट्रोक यूँ लगाया और आहिस्ता करते हुए थिक से थिन होते जाना है यूँ। अब इसके आगे से जो है आपने स्ट्रोक को यूँ लेके आना है, थोड़ा सा पीछे को कर्व किया और स्पेस यहाँ और इसके दरमियान आपने स्पेस कम छोड़नी है यूँ। ज़्यादा छोड़ेंगे तो खूबसूरती से आपका नहीं लिखा जाएगा फिर। और इसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा आगे लेके जाना है यूँ। एंगल चेक करें, बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री आपके पास नहीं है। और इससे फिर आपने पीछे को यूँ मूव करना है यहाँ से ही, तो ये आपके पास हमज़ा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है शद। शद को जैसे हम लोग अल्लाह लिखते हैं सेम वैसे ही रूल है। आपने स्टार्ट लेना है यूँ, और जैसे हम लोग 70 डिग्री एंगल पे रहते हैं वैसे आपने स्टार्ट लेना है और पीछे की तरफ यूँ मूव करना है आपने, और नीचे आके यूँ कर्व। अब कर्व को जो है ऊपर की तरफ आप मूव कराएं, थोड़ा यूँ। तो इन दोनों की जो सीध है, ठीक है, तो बिल्कुल बराबर। जो नेक्स्ट होगा वो इससे आधा कट नीचे होगा। यहाँ से आप नीचे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से आपने आगे की तरफ निकलना है। यूँ आप आगे की तरफ निकले और नीचे वाले जो दोनों एरियाज है वो भी एक ही सीध में होने चाहिए। थोड़ा आगे की तरफ, और इसको फिर आपने पीछे थोड़ा लेके आना है यूँ, और जैसे हम लोग अल्लाह में फिर हा लिखने के लिए आगे की तरफ मूव करते तो इसको आपने यूँ आगे की तरफ मूव करा देना है। तो ये आपके पास शद है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मद। उर्दू में आपने मद देखा होगा, यूँ हम लोग थिन स्ट्रोक से स्टार्ट लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए थिक। अब ऊपर कहाँ तक आना है आपने, जहाँ तक आपने स्टार्टिंग ली थी वैसे ही आपने ऊपर तक आना है यूँ। ये
और यहाँ से जो है आपने नोक निकाल लेनी है नीचे की तरफ। ये मद है। अब मद का जो है एक और आप देख लीजिए, ऐसे भी लिखा जाता है, और जो सेकंड टाइप है सेम इसी तरह ही है। आपने लेके आना है, स्ट्रोक्स आपने चेक करने के स्ट्रोक्स कैसे लगे हुए हैं, जहाँ से स्टार्टिंग वहाँ पे ही ऊपर की तरफ एंडिंग, और इसको यूँ नीचे लेके आए। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है, इसको आपने गोलाई करके, जैसे हम लोग बा में और काफ में करते हैं, और शीन जो हम लोगों ने शीन का शीत पढ़ा था वैसे स्टार्ट में आपने यूँ कर लेना। तो ये भी आपके पास मद है। अब जो नेक्स्ट है वो है जज़म और सकून, ठीक है, वो लिखने। अब जज़म और सकून जो आपके पास होता है वो कैसे लिखा जाता है, आपने स्टार्ट लेना है यहाँ से, थोड़ा ऊपर की तरफ आप मूव करिए और इसको यूँ आगे की तरफ। अब आगे की तरफ आप जब मूव करके इसे, तो थोड़ा सा आपने यूँ गुलाई देनी है। गुलाई देते हुए फिर आपने यूँ नीचे की तरफ मूव किए। अब यहाँ से आगे जो बनेगा वो देख लीजिए, ये यूँ नीचे, तो ये आपके पास जज़म। अगर नोक नहीं निकालनी, नोक के बगैर भी लिख सकते हैं। यूँ आपने स्टार्ट लिया, और ये मैंने आपको कलम की नोक से बताया था। अब कलम के साथ ही आप यूँ नीचे की तरफ आए, यूँ मूव करें। तो ये भी आपके पास जज़म है। थर्ड जो टाइप है जज़म की वो भी देख लीजिए। यूँ आपने स्टार्ट लिया और थोड़ी सी गोलाई दी, फिर अगेन आपने गोलाई दी और एंडिंग यूँ आपने की। तो ये चेक करिए थोड़ा सा, ये डायगोनल है यूँ। फोर्थ इसी की तरह ही है, उसमें थोड़ी सी बस मॉडिफिकेशन हुई हुई है। कलम को आप रखें थोड़ा सा एंगुलर और नीचे आते जाए, और ऊपर की तरफ इसके साथ होते हुए नोक निकाले ऊपर यूँ। तो ये चारों जो है जज़म की टाइप सी है। अब इसके बाद जो है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, वो कैसे लिखना है आपने, यहाँ पे देख लेते हैं। स्टार्ट आपने लेना है यहाँ से। अब इसकी आपने लाजमी चीज़ याद रखनी है कि स्टार्ट यहाँ से है तो एंडिंग थोड़ी सी दूर जाके होगी इसकी। यहाँ से आप पीछे की तरफ मूव कराए इसे, और नीचे जो है नोक निकाले इसकी। खड़ा ज़ेर, खड़ी ज़ेर ऐसे ही लिखा जाता है। उल्टा पेश कैसे लिखा जाता है, ये लाइन लीजिए आप और इसके साथ ये लाइन, अब आपने करना ये है कि एंगुलर यूँ अंदर की तरफ नहीं, आपने एंगुलर यूँ कलम को रखा और इसी को नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएं। यूँ एंगुलर आपने रखने, ठीक है इसे। और इसको जब ऊपर की तरफ मूव करें तो अचानक आपने जो है वो थिन स्ट्रोक नहीं लगाना, आहिस्ता से करते हुए आपने लगाना है। और ये थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से इसका लेंथ वाइज ज़्यादा होता है। ये तो ये आपके पास उल्टा पेश है। अच्छा, ये सारे हो गए। अब एंड में जो है, अब सुल्स के जो नुक्ते होते हैं वो कैसे लिखते हैं।
आपको पता है कि जब हम लोग नुक्ते लगाते हैं तो नुक्ते आपके पास यूँ चारों साइड इसके इक्वल होते हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। सोल्स में क्या होता है कि जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जो है आगे की तरफ होता है, इतना पार्ट इसका बड़ा होता है। इसके नुक्ते आपने यूँ लगाने हैं। जब भी आपने एक नुक्ता लगाना है नून में या बा में, तो वो आपने यूँ लगाने हैं। वो कैसे आप करेंगे? आपने सेम जो है ये 90 डिग्री एंगल जो मैंने लाइन बनाई थी इसको आगे की तरफ मूव करें यूँ, और लाइंस आप यूँ लगाते जाएं। अब स्क्वायर आपने नहीं बना, स्क्वायर से थोड़ा सा आगे करके आपने नुक्ते को लेके आना है यूँ, थोड़ा इससे आगे आ जाए बस। ये आपके पास सोल्स के जो है नुक्ते हैं। अगेन देख लें, यूँ। अगर आपने दो लगाने हैं नुक्ते तो कैसे लगेंगे कि आपने यूँ लगाया नीचे, इसके साथ बिल्कुल थोड़े फासले पे आपने दूसरा नुक्ता शुरू करना है और उसको भी यूँ नीचे लेके आना है। तो ये आपके पास दो नुक्ते ता के बन गए, या के हम लोग जब लगाते हैं वो बन गए। अब सा अगर आपने बनाना है तो सा कैसे बनाएंगे? इसी के ऊपर जो है इसके सीध में, ये जो आपके पास पहला वाला नुक्ता था, इसी के सीध में आपने स्टार्ट लेना है और यहाँ पे आपने एंडिंग लेनी है इसकी। यहाँ पे आपने स्टार्ट लिया और ये एंडिंग। अब चे के लिए जब हम लोग लिखते हैं, सॉरी चे तो होता नहीं है, जो पे हमारे पास होता है, अब अगर वो आपने लिखना है यूं, ये आपने नीचे की तरफ, और ये आपने यूं नीचे की तरफ, तो ये आपके पास तीन नुक्ते नीचे की तरफ। अगर जो आपके पास दो नुक्ते इस तरह स्पेस नहीं है, कुछ आयात में स्पेस नहीं होती है ऐसे लिखने की, तो आप दो नुक्तों को यूं भी लिख सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया मुझसे, अच्छा, यूं आपने नीचे की तरफ किया और नेक्स्ट वाला आपके पास यूं। तो आप जो है दो नुक्ते ऐसे भी लगा सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, बट मेन मकसद था आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करानी, ताकि आप जो है जैसे स्टार्टिंग में मुझसे मिस्टेक्स हुई थी वैसे आप लोग ना करें। तो जो आपको इन पॉइंट्स बताए वो आपने लाजमी याद रखने हैं, वैसे ही आपने करना है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग में कितनी खूबसूरती आएगी और कितनी इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन है और कमेंट सेक्शन जो है मुझे लाजमी वहाँ पे आंसर दे दिया करें आप लोग। सवाल ये है कि अस्सलामु अलैकुम जब हम लोग कहते हैं तो उसके मायने क्या है? अस्सलामु अलैकुम की मायने क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तश्कीलात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।